आज के समय में नेटफ्लिक्स को कौन नहीं जानता। जब से इंडिया में इंटरनेट डेटा सस्ता हुआ है तब से लोगों के सामने नेटफ्लिक्स जैसे और भी बहुत सारे ऐप्स आए हैं जहां पर सब्सक्रिप्शन लेके बिना एड्स के फिल्म और वेब सीरीज दिखाए जाते हैं। मार्क रुडोल्फ को एक बात बिल्कुल ही क्लियर थी कि उसे कोई इंटरनेट वाला बिजनेस करना है। 1997 में वो अमेज़न में बुक सेलिंग किया करते थे। तब उसे एक बात रियलाइज हुआ कि इंटरनेट एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बट उसे कोई भी आइडिया नहीं था कि कौन सा बिजनेस शुरू करना चाहिए। उसे जब भी कोई नया आइडिया आता है तो वो अपनी बुक में लिख लेते हैं और अपने फ्रेंड रीड को ये आइडिया सुनाते थे। इसी तरह मार्क ने रीड को कई सारे आइडिया सुनाए, लेकिन रीड को कोई भी बिजनेस प्लान अच्छा नहीं लग रहा था। तब रीड ने मार्क को बताया कि कोई ऐसे बिजनेस के बारे में सोचो जहां पर लोग बार बार हमारे पास आना चाहे। तब मार्क के दिमाग की बत्ती जली और उसने रीड को बोला कि क्यों ना हम वीडियो टेप बेचें। तब पहली बार रीड ने इस आइडिया पर थोड़ी गहराई से सोचा और रीड को यह आइडिया इसीलिए भी अच्छा लगा था क्योंकि एक बार जब रीड मूवी रेंट पर लाए थे और लेट वापस करने पर उसे $40 लेट फी पे करनी पड़ी थी। तब रीड को लगा कि अब मूवी इंडस्ट्री को चेंज करने का टाइम आ चुका है, लेकिन उसमें भी एक दिक्कत थी। वो टाइम था 1997 का, जहां पर लोग VHS टेप यूज किया करते थे। VHS टेप के साथ एक बहुत ही बड़ी दिक्कत थी कि वो साइज में बड़ी थी, इसीलिए कहीं पर भी भेजना काफी मुश्किल था और साइज में बड़ी होने की वजह से कुरियर चार्ज भी ज्यादा आता था। रीड और मार्क को यह बिजनेस शुरू होने से पहले ही खत्म होता हुआ दिख रहा था। तभी रीड एक टेक मैगजीन पर आर्टिकल पढ़ते हैं जहां उसे एक नई टेक्नोलॉजी DVD के बारे में पता चलता है। DVD साइज में भी छोटी थी और उसे कुरियर में भेजना भी काफी ज्यादा आसान था। DVD टेक्नोलॉजी अभी मार्केट में बिल्कुल ही नई थी, तो अभी तक कोई भी ये काम नहीं कर रहा था। तो रीड को यहाँ पर बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखी। तब रीड ने यह सोचा कि हम वेबसाइट के थ्रू DVD रेंट पर देंगे और इस तरह शुरू होता है नेटफ्लिक्स का ओरिजिनल आइडिया। बिजनेस आइडिया बहुत ही सिंपल था। पहले ये लोग मूवी कलेक्ट करेंगे और उसे DVD में स्टोर करके अपनी वेबसाइट पर लिस्ट करेंगे। जैसे कोई कस्टमर ऑर्डर करेगा तो उसे 1 या 2 दिन में उसके घर पर डिलीवरी हो जाएगी। जैसे ही कस्टमर मूवी देख लेगा तो तुरंत DVD को वापस कुरियर से भेज देगा। बिजनेस प्लान तो हो गया था, लेकिन अब उसे चाहिए थे फंड्स। रीड के पास थोड़े बहुत पैसे थे इस आइडिया में इन्वेस्ट करने के लिए, पर मार्क के पास पैसे नहीं थे। तो उसने अपनी माँ के पास से पैसे लिए और एक छोटी सी ऑफिस और एक टीम के साथ काम करना शुरू किया। तब उसे लगा कि कंपनी का नाम चेंज करने की जरूरत है। उसने कई नाम सोचे, जैसे कि लूना, सिनेमा सेंटर, नाउ शोइंग, सीन 1, वीडियो पिक्स, लेकिन उसे कोई भी नाम पसंद नहीं आया और उसे आखिर में नेटफ्लिक्स ही अच्छा लगा, क्योंकि नेटफ्लिक्स में नेट का मतलब होता है इंटरनेट और फ्लिक्स का मतलब होता है मूवी। अब नेटफ्लिक्स की टीम वेबसाइट बनाने में लग गई। 1998 में नेटफ्लिक्स ने अपनी वेबसाइट लॉन्च की। अब देखना था कि पहले ही दिन नेटफ्लिक्स को कितना ऑर्डर आता है, क्योंकि ये आइडिया कुछ नया था, इसीलिए नेटफ्लिक्स को मीडिया अटेंशन भी काफी ज्यादा मिल रहा था और लोग भी वेबसाइट का काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि लोगों के पास अभी तक और कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं था। लोगों को जब भी मूवी देखनी होती है तो उसे मार्केट में जाकर वो मूवी अपने घर पर लानी पड़ती थी। अगर वापस करने में लेट हो गए तो लेट फी अलग से लगती थी। अब वेबसाइट का काम खत्म हो चुका था। नेटफ्लिक्स ने अपने कंप्यूटर के साथ बेल लगाया था। जैसे ही कोई ऑर्डर आता है तो वो बेल बजता है। वेबसाइट लॉन्च के कुछ टाइम बाद मार्क ने अपनी वेबसाइट से पहला ऑर्डर किया और बेल बजना स्टार्ट हुआ। थोड़ी देर बाद बेल फिर से बजा और ये सिलसिला शुरू हो गया। अब मार्क को मीडिया में इंटरव्यू देना था, लेकिन तभी अचानक से कुछ ही मिनट्स के बाद ये बेल बजना बंद हो गया, क्योंकि एक साथ इतने ज्यादा लोगों ने वेबसाइट खोल दी थी कि सर्वर क्रैश हो गया था। ये बात है 1998 की। तब क्लाउड होस्टिंग की सर्विस अवेलेबल नहीं थी। आपको अपनी वेबसाइट के लिए अपना ही सर्वर मेंटेन करना पड़ता था। तब नेटफ्लिक्स के पास ज्यादा सर्वर नहीं थे, लेकिन ये प्रॉब्लम कोई ज्यादा बड़ी नहीं थी। नेटफ्लिक्स की टीम ने कुछ ही घंटों में ये प्रॉब्लम सोल्व कर दी और पहले ही दिन नेटफ्लिक्स के पास 137 ऑर्डर आ चुके थे। उसके बाद नेटफ्लिक्स ने अपनी वेबसाइट में कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए कुछ और बदलाव किए और अब ये नंबर हर दिन इंक्रीज होता गया। अब पहले ही मंथ नेटफ्लिक्स का रेवेन्यू $94,000 था। $1,000 DVD रेंट सर्विस से और $93,000 DVD बेचकर। शुरुआत के टाइम पर नेटफ्लिक्स अपने कस्टमर को 2 ऑप्शन देता था। अगर आपको DVD खरीदनी है तो
$25 और रेंट पर चाहिए तो $4। मार्क और रीड चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा लोग डीवीडी रेंट करें, तब जाके ही वो ज्यादा पैसा बना पाएंगे, क्योंकि एक डीवीडी बार बार रेंट पर जाती है और उसके लिए कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगता है। कुछ ही दिनों बाद नेटफ्लिक्स को अमेज़न से कॉल आता है और जेफ बेजोस $15 मिलियन में नेटफ्लिक्स को खरीदना चाहते थे। उस समय अमेज़न में सिर्फ बुक ही बेची जाती थी, लेकिन जेफ बेजोस अब अमेज़न में सब कुछ बेचना चाहते थे और अब वो नेटफ्लिक्स को अमेज़न से जोड़कर अमेज़न पर डीवीडी बेचना चाहते थे। लेकिन मार्क और रीड नेटफ्लिक्स को बेचना नहीं चाहते थे और ना ही अमेज़न से दुश्मनी करना चाहते थे। मार्क और रीड अपनी वेबसाइट पर डीवीडी रेंट पर भी देते थे और बेच भी रहे थे। ये काम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। नेटफ्लिक्स जब से शुरू हुआ था तब से मार्क और रीड दोनों यही चाहते थे कि हम अपनी वेबसाइट पर डीवीडी रेंट पर देने का काम करें। तब नेटफ्लिक्स ने बीच का रास्ता निकाला, क्यों ना हम अमेज़न पर डीवीडी बेचे और नेटफ्लिक्स पर डीवीडी रेंट पर दे। ये डील दोनों के लिए विन विन थी, क्योंकि अगर नेटफ्लिक्स ये डील एक्सेप्ट नहीं करता है तो अमेज़न उसका कॉम्पिटिटर बन जाता है। जब अमेज़न ने डीवीडी बेचना शुरू किया तो जो कस्टमर डीवीडी खरीदने के लिए नेटफ्लिक्स में आता था वो सीधा अमेज़न में रिडायरेक्ट होता था और जो कस्टमर अमेज़न में आता था वो नेटफ्लिक्स की एड देखकर नेटफ्लिक्स में चला जाता था। इस पार्टनरशिप से दोनों को फायदा हुआ और इससे नेटफ्लिक्स की रेवेन्यू भी बढ़ी। अब तक नेटफ्लिक्स ठीक ठाक चल तो रहा था, लेकिन अब उसे जरूरत थी एक बड़े और अच्छे मास्टर प्लान की। तब नेटफ्लिक्स ने लॉन्च किया सब्सक्रिप्शन मॉडल, जिसमें नेटफ्लिक्स अपने कस्टमर को 4 डीवीडी देता था। उन 4 डीवीडी में से कस्टमर जब भी चाहे तब एक डीवीडी एक्सचेंज कर सकता था। ये सब्सक्रिप्शन मॉडल लोगों को बहुत ही पसंद आया और कुछ ही महीनों के बाद सभी जगह डीवीडी चलने लगी और जिसकी वजह से डीवीडी प्लेयर भी अब सस्ते मिलने लगे, जिसकी वजह से नेटफ्लिक्स के सब्सक्राइबर हर महीने इंक्रीज होने लगे और हर महीने नेटफ्लिक्स का रेवेन्यू बढ़ने लगा। सब कुछ सही चल रहा था और नेटफ्लिक्स ने भी अभी तक $5 मिलियन का रेवेन्यू भी कर लिया था। तभी यूएस में इंटरनेट वाले सभी बिजनेस क्रैश होने लगे। अब नेटफ्लिक्स को भी इस क्रैश से बचना था। तब मार्क और रीड ने सोचा कि हम इस कंपनी को ब्लॉकबस्टर को बेच देते हैं। ब्लॉकबस्टर भी डीवीडी बिजनेस में ही था, लेकिन वो ऑफलाइन मार्केट में ही था। अगर ब्लॉकबस्टर ऑनलाइन मार्केट में आता है तो उसे ग्राउंड लेवल पर काम करना पड़ेगा और उनके पास ऑनलाइन बिजनेस का कोई भी आइडिया नहीं था। तब नेटफ्लिक्स का रेवेन्यू $5 मिलियन था और ब्लॉकबस्टर का रेवेन्यू $800 मिलियन था। नेटफ्लिक्स और ब्लॉकबस्टर की मीटिंग होती है और जब ब्लॉकबस्टर के सीईओ ने रीड को पूछा कि आप नेटफ्लिक्स को कितने में बेचना चाहते हो, तब रीड ने कहा $50 मिलियन। तो ब्लॉकबस्टर के सीईओ की हंसी छूट गई और ये डील कैंसिल हो गई। अब नेटफ्लिक्स को मार्केट में सर्वाइव भी करना था। जैसे तैसे करके नेटफ्लिक्स ने कुछ टाइम के बाद अपना आईपीओ लॉन्च किया ताकि वो मार्केट से और ज्यादा पैसा उठा सके। 2002 से 2007 के बीच लोग इंटरनेट में ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगे और नेटफ्लिक्स का रेवेन्यू हर दिन बढ़ते जा रहा था। तब नेटफ्लिक्स को रियलाइज हुआ कि डीवीडी रेंटल सर्विस उसका आखिरी धंधा नहीं हो सकता। इंटरनेट की स्पीड हर दिन बढ़ रही थी, लोग इंटरनेट की ओर खींचते चले जा रहे थे। 2007 में नेटफ्लिक्स ने लॉन्च किया वीडियो ऑन डिमांड। नेटफ्लिक्स अभी तक डीवीडी रेंटल का ही बिजनेस कर रहा था, इसीलिए नेटफ्लिक्स वर्ल्ड वाइड नहीं जा पा रहा था, लेकिन वीडियो ऑन डिमांड से वो पूरी दुनिया के लोगों तक पहुंच सकते थे। अब नेटफ्लिक्स ने अपने एल्गोरिथम में बहुत ही ज्यादा इन्वेस्ट किया। लोगों को जो देखना पसंद था उसे उसी तरह की मूवी सजेशन की जाती थी ताकि वो और भी ज्यादा टाइम स्पेंड कर सके। अब लोग भी ब्लॉकबस्टर की लेट फीस से परेशान हो चुके थे। नेटफ्लिक्स की वीडियो ऑन डिमांड की वजह से ब्लॉकबस्टर का रेवेन्यू डाउन होने लगा। ब्लॉकबस्टर इतनी बड़ी कंपनी थी कि वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो पाई। जैसे नेटफ्लिक्स पहले डीवीडी बेच रहा था, उसके बाद डीवीडी रेंट पर देने लगा, उसके बाद सब्सक्रिप्शन मॉडल लाया और आखिर में वीडियो ऑन डिमांड, जिसकी वजह से नेटफ्लिक्स का रेवेन्यू बढ़ता गया और ब्लॉकबस्टर 2010 में बैंकक्रप्ट हो गई। Blockbuster Video will close its remaining 300 U.S. retail stores by early. Video rental chain Blockbuster has filed for Chapter 11 bankruptcy protection. Blockbuster will file for bankruptcy in the next few days. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है दोस्तों। अगर आपको मेरा काम पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।